तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास है 11th के लिए। तो हम दूसरा यूनिट उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी कि हमें सेल के बारे में जानना है, सेल क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सेकंड यूनिट है क्लास 11th का। तो लेट्स हैव a little bit introduction about cell. What is a cell? लेट वी स्टार्ट दैट जो सेल है, पहले हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जो ये प्लेनेट हमारा है अर्थ, जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं, हम सेल के बारे में बात करेंगे। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ों की बनी होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे कि एक मकान है, तो वो मकान किस चीज़ का बना होता है। मान लो ईंट का बना हुआ है, तो बहुत सारी ईंटें मिल के एक मकान की दीवार को, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मकान को बना सकते हैं। तो जो ये ब्रिक है, ईंट है, ये इसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और या स्ट्रक्चरल यूनिट बनता है। तो इसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये भी एक छोटे से यूनिट का बना हुआ। तो जब बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। यहाँ ये बात भी हमें याद रखनी है कि एक सिंगल सेल भी काम कर सकता है, एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रख सकता है, उसको अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ अंजाम देने में मदद देता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यानी कि सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एमोबा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लैमाइडोमोनास है। तो ये बिल्कुल एक सेल के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे फूड गैदरिंग की हो, डाइजेशन की हो, रेस्पिरेशन की हो, रिप्रोडक्शन की हो, एक्सक्रीशन की हो या और कुछ हो, ये दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर शोन बाय अ सिंगल सेल। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, दैट इज़ दे आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वो कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। तो हमें ये देखना है कि सेल क्या होती है। तो सेल, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, फंक्शन का। तो या हम यूँ कह सकते हैं कि ये लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। तो हम ऐसे सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो ज़िंदगी है, लाइफ है इस प्लेनेट पे, इसका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, चाहे वो फंक्शन का हो, स्ट्रक्चर का हो, तो वो सेल है। तो इस तरह हमने सेल को डिफाइन किया कि दिस इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सेल को पहले किसने देखा। तो ये साइंटिस्ट एक था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। इन 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, उसने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। तो वहाँ पे उसने एक अटेम्प्ट किया और उसने एक कॉर्क का पीस लाया। कॉर्क को हम ऐसे कहते हैं कि एक ट्री की जो आउटिंग बार्क होती है, आउटर कोटिंग होती है, तो उसका एक पीस लाया, उसको ऑब्जर्व किया। तो उसने वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, या यूँ कहे कि छोटे छोटे रोम्स गए। तो वहाँ पे इसने उनको नाम दिया सेलुला, यानी कि सेलुला मीन्स रोम्स। ये किसने किया? ये रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। तो सबसे पहला वाला क्रेडिट जो है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द सेल, इट गोज टू रॉबर्ट हुक।
which he did in 1665 by observing a cork piece under a simple microscope made by him. तो उसके बाद लेटर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, इसका नाम था लियोविन हॉक, 1674 ईस्वी में। तो उसने फाइनली सेल को डिस्कवर किया कि जो उसने बोला कि जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या रूम्स या सेलुला रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखे थे कॉर्क पीस में, actually they are nothing but they are the cells, they are the basic structural and functional units of life. So ल्यूवेनहॉक ने फाइनली इनका नाम बता दिया। तो जो चीज़ जो हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, उस स्टडी को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और बायोलॉजी का वो ब्रांच जो सेल के साथ मुंसलिक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कि यानी कि वहाँ की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक सिंगल सेल अंजाम देता है। जैसे कि हम देखते हैं एम्यूबा हैं, क्लैमिडोमोनास हैं, हमारे बैक्टीरिया हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आँख से नज़र नहीं आते हैं, बल्कि हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है इनको देखने के लिए। प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं, प्रोकैरियोटिक रेंज में आते हैं। और जैसे हम ये भी कहते हैं कि जो बड़े हमारे जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक न्यूली बॉर्न किड जो होता है एमंग दी ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर 2:10⁻12 सेल्स होते हैं। 2:10⁻12 सेल्स। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन अब देते हैं सेल के बारे में। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम सेल के साइज़ के बारे में देखते हैं तो सबसे छोटी सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा की होती हैं। वो उनका रेंज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स। और जो लार्जर सेल है इस प्लेनेट पे तो वह है ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है, आपने देखा होगा। तो जब वो एग देती है वो सबसे बड़ा वाला सेल है यहाँ पे, जिसका वेट होता है फर्टिलाइजेशन से पहले तकरीबन 1.5 kg। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जो लार्जर सेल होती है वो फीमेल एग होता है, उसका साइज़ होता है तकरीबन 1 mm होता है साइज़ में। तो जो सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, या इनकी जो बुनियाद होती है डिफ्रेंशिएशन, किस ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, वो ऑर्गेनिज्म छोटा होगा, माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। तो उस बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये हम आगे चल के देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो इसी तरह और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सेल जो होती है, जैसे कि आपने पहले वाले क्लास में पढ़ा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती है। तो वहाँ पे उस सेल के इर्द गिर्द जो, मान लो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आउटर 2 कोटिंग्स होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी। तो सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर अंदर बीच में एक गोल डेंस बॉडी आपको नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर सब पूरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक जेली सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेज, जैसा कि ये न्यूक्लियस, जैसे कि हमारा ये वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, तो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में।
इसी तरह प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे नहीं होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कि जो भी एनर्जी होती है वो स्टोर रहती है इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सुसाइडल बैग जिन्हें कहा जाता है, गोल्गी बॉडीज़ होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं जो हमें सेल डिवीजन में लेटर ऑन मदद करते हैं, जैसे जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा कि माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स वहाँ उनकी फॉर्मेशन होती है, तो इन्हीं सेंट्रियोल से होती है। इसी तरह जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें आगे जाके पढ़ना है इस यूनिट में, सेल बायोलॉजी में या सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस में अलग अलग पढ़ने हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लेआउट दिखाता हूँ कि ये ऐसे प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, सेल ऐसे बनी होती है, तो इनके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिज्म मौजूद होती हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो बीच वाला मैंने अभी दिखाया कि सपोज़ ये एनिमल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये प्लांट है, इसका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? तो ये रॉबर्ट ब्राउन था, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। 1833 में उसने इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था, तो उसने इसको डिस्कवर किया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसमें एक सेल कंटेंट होता है, जैसे लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एमाइनो एसिड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। इसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग मटेरियल होता है सेल का। तो इस प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा? इसको सबसे पहले दुजारुद्दीन ने देखा। दुजारुद्दीन ने 1835 में देखा, तो इसने इसका नाम रखा सारकोड। लेकिन बाद में पारकंजी आया और वान मोहल आया 1839 में, तो इन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म, इस लिविंग सब्सटेंस को, लिविंग जेली सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, सपोज ये एनिमल सेल है, इसके बाहर ये एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन को एक साइंटिस्ट ने देखा, उसका नाम था शिवान। तो यही शिवान और उसके साथ दूसरा एक साइंटिस्ट मिला जिसका नाम था शीलन, जो दोनों जर्मनी के थे। तो इन्होंने, एक जोलॉजिस्ट था, दूसरा बॉटनिस्ट था, इन्होंने मिल के फिर एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था सेल थ्योरी। तो उसमें इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए मिल के। शिवान जो था वो जोलॉजिस्ट था और शीलन जो था वो बॉटनिस्ट था, दोनों जर्मनी के थे। तो 1838 में इन्होंने क्या वहाँ पे देखा, उसने रीड किया प्लांट सेल्स को, शीलन ने, तो शिवान ने एनिमल सेल्स को रीड किया। तो वहाँ पे इन्होंने एक थ्योरी फिर बता दी, क्यों उसने भी पोस्टुलेट्स बताए, इसने भी पोस्टुलेट्स बताए, लेकिन वो पोस्टुलेट्स बाद में कॉमन निकले दोनों में, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल। फिर उन्होंने मिल के एक थ्योरी बनाई, बोला कि चलो हम मिल के पोस्टुलेट्स देते हैं, तो उसका नाम रखा गया फिर सेल थ्योरी, और वहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए गए। तो इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले इसी शिवान ने देखा, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया नगेली और क्रैमर ने 1875 में, नगेली और क्रैमर। तो यहाँ पे और एक बात थोड़ा बता दूँ मैं, यहाँ आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ साहब कि जो शीलन और शिवान था, शीलन जर्मनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शीलन जो था ये जर्मनी का बॉटनिस्ट था 1838 में, 1838। और शिवान ये भी था जर्मनी का है भी, इसने भी इसी टाइम में, ये जोलॉजिस्ट था, इसने स्टडी किया एनिमल सेल्स को, तो शीलन ने स्टडी किया प्लांट सेल्स को। तो दोनों ने ये कंक्लूड किया कि जो प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल हो सेल हो, ये दोनों अल्टीमेट यूनिट्स ऑफ लाइफ है।
कि लाइफ चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करते हैं इन्हीं सेल्स पे। अल्टीमेटली लाइफ जो बनते हैं इन्हीं सेल से बनते हैं। तो इन दोनों ने फिर जब प्लांट सेल को और एनिमल सेल पे काम किया तो उन्होंने क्या देखा कि शिवान ने बोला कि वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, एक सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन शिल्ड ने कहा कि मैंने प्लांट में एक मेम्ब्रेन नहीं बल्कि दो देखी। तो वो दूसरी क्या थी? वो दूसरी सेल वॉल थी। तो सेल वॉल ये डेड मटेरियल सेलुलोज का बना होता है, ये भी स्ट्रक्चर देता है, फंक्शन देता है, शेप देता है। तो फिर इन दोनों ने मिलके 1855 में क्या किया, इन दोनों ने फिर मिलके यही सेल थ्योरी बनाई। इन्होंने बोला कि चलो हम जॉइंटली सेल थ्योरी बनाते हैं। तो उस सेल थ्योरी में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ बातें कही, मुश्तरका बातें कही। तो वो पोस्टुलेट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल फ्यूचर्स या व्हाट आर द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो होती है इसकी फंडामेंटल फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो सेल थ्योरी की फंडामेंटल फ्यूचर्स जो इन दोनों शील्डन और शिवान ने जॉइंटली दिए हैं, तो उसका पहला वाला पोस्टुलेट जो है वो ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों किस्म की जो लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो दूसरा पोस्टुलेट ये था कि सेल जो होती है तो अंदरूनी तौर ये प्रोटोप्लाज्म की बुनी होती है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिविंग जेली सब्सटेंस होता है जिसमें सेल का पूरा कंटेंट होता है, लिपिड्स होते हैं, राइबोसोम्स, ये मोनोसैकेराइड्स, लिपिड्स वगैरह वगैरह जो भी हैं ये इसमें आते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस भी होता है इनसाइड, प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस आता है। तो बाहर से एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती, यानी कि प्लांट्स में सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये दूसरा पोस्टुलेट था इनका। तो तीसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया कि बेसिकली जो सारे सेल्स हैं इनकी जो बेसिक केमिस्ट्री होती है वो सेम होती है, यानी कि बेसिकली सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, उनकी केमिस्ट्री सेम होती है, उनकी फिजियोलॉजी भी सेम होती है। और लास्ट वाला पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा कि एक ऑर्गेनिज्म जो जब वो बनता है, पूरा डेवलप होके बनता है, तो उसमें क्या फ्यूचर्स होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या खासियतें होती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो ऑल सेल कलेक्शन होता है, उसके अंदर जो सारे सेल्स होते हैं उनका सम टोटल, उन सेल्स का जो टोटल एक्टिविटीज़ इंटरेक्शंस क्या होंगे, तो उसी हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रहेगा, उस ऑर्गेनिज्म का की एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो ये पोस्टुलेट्स थे जो शिल्डन और शिवान ने दिए मिलके सेल थ्योरी में। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस जिसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, लेकिन फिर बाद में 1866 में और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था हेकल। उसने ये कहा कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है या हेरिडिटी मटेरियल होता है वो ट्रांसमिट होता है, स्टोर भी होता है और ट्रांसमिट भी होता है इसी न्यूक्लियस। यानी कि जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर रहता है इसी न्यूक्लियस में, और जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो ये हेरिडिटरी मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं। ऐसे हम कहेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। तो यही न्यूक्लियस उसमें अपना एक रोल अदा करता है। तो इसके साथ साथ और एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि विर्चोफ और एक साइंटिस्ट था 1855 में, उसने ये कहा कि जो भी नए सेल्स बनते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि ऑल द न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स
बाय अ प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। ये ज़रूरी बात है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो में आते हैं, कुछ मैक्रो में आते हैं, कुछ इतने छोटे हैं कि नज़र नहीं आते हैं आँख से, तो कुछ नज़र हमें आते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। तो इस तरह से इन एनिमल्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस बता दूँ, यानी कि ये दो ग्रुप हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, तो इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है, लेफ्ट में प्रोकैरियोटिक सेल, राइट में यूकैरियोटिक सेल। तो जो सेल्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वो छोटे बैक्टीरिया हों या दूसरे बहुत सारे फाइलम्स हमने पढ़े जो हमें नज़र नहीं आते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मगर लिविंग हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं, क्लेमिडा, मोनास, अमीबा एट्सेट्रा, वो सब इसमें आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे, लेकिन जो इसमें होते हैं यूकैरियोट्स में वो लार्जर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो ट्रीट होते हैं यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ग्रुप में। ये लार्ज बड़े वाले होते हैं जो हमें नज़र आते हैं दूर से। तो इनमें जो सेल साइज़ होता है प्रोकैरियोट्स में, वो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 मीटर का बहुत ही छोटा हिस्सा, 0.1 माइक्रो, बहुत छोटा साइज़ होता है यहाँ पे प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में सेल का साइज़ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर्स, यानी कि बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल साइज़। तो तीसरी डिफरेंस जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान वो ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें एक ही इनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंगल इनवेलप इज कवरिंग होल द सेल। लेकिन जो यहाँ पे होता है 2 इनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 इनवेलप्स होते हैं, दे बियर 2 इनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह फोर्थ वाला, जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में आपको ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बल्कि उसके बजाय वहाँ पर आपको एक डेंस, एक डार्क बॉडी सी नज़र आएगी। तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियाइड कहते हैं। कोई न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस वहाँ पे न्यूक्लियाइड होता है प्रोकैरियोट्स में, तो उसी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है। तो यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बिल्कुल मौजूद होता है। तो यहाँ पे और एक डिफरेंस है, वो ये है कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें सारा हमारा जेनेटिक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है रहती है, वो वहाँ पे होता है। लेकिन वो वहाँ पे हिस्टोन्स के साथ नहीं मिला होता। तो हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक किस्म के प्रोटीन होते हैं जो लिंक करते हैं इस डीएनए को, लिंकेज में मदद, इसको एक कंप्राइज करते हैं, इसको बनाने में मदद करते हैं, ट्विस्ट करने में मदद देते हैं वहाँ पे। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है हिस्टोन्स के बगैर, लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए होता है मौजूद विद इन एसोसिएशन विद हिस्टोन्स। इसी तरह वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोटीन सेंसेस जो होते हैं, प्रोटीन तो बनते हैं सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनते हैं और प्लास्टिड्स में बनते हैं। तो इस तरह हम राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं जो इस प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं वो छोटे वाले होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स को हम मेजर करते हैं इस स्केल पे 70S स्केल या 80S बड़े होते हैं 70S से। तो 70S टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं लेकिन 80S टाइप के। इस तरह नेक्स्ट एक है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जो भी अंदर सपोज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है
या गोल्गी बॉडी है या और कुछ है, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें चाहे आप लाइसोसोम की बात करोगे, गोल्गी बॉडीज़ की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, माइटोकॉन्ड्रिया की, वैक्यूल की, क्लोरोप्लास्ट की, ये सारी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो इस तरह से ट्रू वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल्स जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में बड़े वाले, और एनिमल सेल में भी होते हैं लेकिन बहुत छोटे साइज के होते हैं। इनमें ट्रू वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, लेकिन ट्रू वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये गैमीट इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में गैमीट्स होते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थी बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो होप आपने एंजॉय किया होगा। आज मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि सेल क्या होती है, इसको डिस्कवर किसने किया। तो फिर जो डिफरेंट थिंग्स हैं इसकी, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, या साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है, इसको किसने डिस्कवर किया, किसने नाम दिया। फिर सेल के बारे में एक थ्योरी दी गई जॉइंटली, शील्डन और शिवान ने दोनों मिल के इसके बारे में एक पोस्टुलेट्स दिए, तो उसका नाम रखा गया सेल थ्योरी। तो उसके पोस्टुलेट्स भी थोड़े बहुत बता दिए, और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल ये क्या होते हैं और इनमें एक डिफरेंस होते हैं ये भी बता दिया। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये क्लास था 11th साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ज़ूलॉजी सब्जेक्ट का। थैंक्स।